दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो से फ्रॉम द लार्जेस्ट कंट्री इन मिडिल ईस्ट किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। वक्त हुए सुबह के 5:45 और आज की वीडियो में हम जाने वाले एक बहुत ही स्पेशल डेस्टिनेशन अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। आप लोग अब यूं सोच रहे होंगे कि मैं तो अफ्रीका में ट्रैवल करा था, मैं एकदम से मिडिल ईस्ट में या एशिया में कैसे पहुंच गया। तो कारण ये कि अफ्रीका के जिस देश में आज अपन जाने वाले हैं उस देश में एयरलाइंस ही सिर्फ 5 ऑपरेट करती है। और हालांकि उस देश के पड़ोसी देश में था इधर सऊदी अरेबिया आने से पहले, लेकिन उन दोनों देशों के बीच की बॉर्डर बंद थी और मैं उस देश में जा ही नहीं पाया। और इसी कारण मुझे पहले यहाँ सऊदी अरेबिया आना पड़ा और अब यहाँ 4 दिन बिताने के बाद मैं फाइनली जाऊंगा अफ्रीका के उस स्पेशल देश के बारे में जल्दी आपको बताऊंगा। पहले निकलते हैं इधर से बाहर। तो दोस्तों जिस देश में आज अपन जाने लग रहे हैं उसका नाम है एरिट्रिया, जिस देश को माना जाता है टू बी द नॉर्थ कोरिया ऑफ अफ्रीका। और आज 2025 के दिन जब सारे देश डेवलप कर रहे हैं और मॉडर्न होते जा रहे हैं, ये देश एरिट्रिया एक तरह से बैकवर्ड्स होता जा रहा है। जी हाँ, 1990s में इस देश को इथियोपिया से इंडिपेंडेंस मिली थी, लेकिन आज के दिन भी ये देश मानो 1990 में ही जी रहा है। देश में इंटरनेट या मोबाइल डेटा बैंड है, इंटरनेशनल रोमिंग के सिम्स या बाकी सिम कार्ड सभी तरह की चीजें नहीं चलती, चाहे आप आदमी हो या औरत। इस देश में आपके लिए मिलिट्री सर्विस कंपलसरी है। और एरिट्रिया दुनिया की वन ऑफ द लीस्ट विजिटेड कंट्रीज में से भी एक है। सऊदी अरेबिया देश की सेकंड लार्जेस्ट सिटी जेद्दा में मैं फिलहाल अपने अपार्टमेंट्स के बाहर इंतजार कर रहा हूँ उबर के आने का, ताकि यहाँ से मैं पहुंच सकूँ जेद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और वहां से फ्लाइट लेके अपन जा सके अस्मारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कैपिटल सिटी है एरिट्रिया देश की। और जेद्दा शहर में आप लोग मेरा अपार्टमेंट देख सकते हो स्क्रीन पे। जस्ट अभी मैंने चेकआउट करा, बैग्स वगैरह उठा के मैं नीचे आया, उबर से ऑनलाइन टैक्सी बुक कराई, टैक्सी में बैठूंगा, एयरपोर्ट जाऊंगा, मेरे पास फास्ट इंटरनेट है, 5G, टैक्सी की ऐप्स है, सारी चीजें कनेक्टिविटी है। लेकिन आप लोग सोच रहे हो कि भाई इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन अभी से 4 घंटे बाद जब मैं उस देश में पहुंचूंगा ये सारी चीजें बहुत ही बड़ी बात होने वाली है। क्योंकि मुझे एरिट्रिया देश में कोई भी एटीएम नहीं मिलने वाला, क्योंकि देश में एटीएम्स है ही नहीं। मेरा इंटरनेट नहीं चलने वाला, मेरे पास कोई कनेक्टिविटी नहीं होगी, ना मैं घर वालों से बात कर सकता, ना मैं कोई डाटा अपलोड कर सकता। और एरिट्रिया देश को दुनिया की फास्टेस्ट एम्प्टिंग कंट्री का भी टाइटल दिया गया है, क्योंकि उन सभी लोगों का इन हार्श कंडीशंस में वहां पे रहना काफी मुश्किल हो गया है। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में जब AI आ चुका है, हर चीज बस एक क्लिक की दूरी पे होती है। एरिट्रिया देश में कुछ और ही कहानी है। दोस्तों मेरी फ्लाइट है 7:55 पे, और हालांकि कनेक्टिविटी तो अपने पास सारी है, पर सुबह के समय कोई टैक्सी ड्राइवर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था मेरी राइड। सारे 10-10 मिनट दूर, 15-15 मिनट दूर थे। और यहाँ से एयरपोर्ट हालांकि है सिर्फ 10 ही मिनट दूर, सुबह के टाइम भीड़ नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, लेकिन आसपास कोई ड्राइवर था ही नहीं। और अभी वक्त हो गया सुबह के 6:16। 7:55 में मेरी फ्लाइट है एयरपोर्ट से, यानी कि 1.5 घंटे बाद। वक्त नहीं है अपने पास बिल्कुल भी। यही है भाई अपनी गाड़ी। याद भाई, लेट्स गो। दोस्तों बैठ गए अपन फाइनली गाड़ी में और होपफुली बस पहुंच जाए टाइम से। दिक्कत क्या हुई कि मैं अफ्रीका देश में था और सऊदी अरेबिया से पहले मैं था जिबूती देश में। जी हाँ, मैं ईस्टर्न अफ्रीका में था और एरिट्रिया देश का एकदम पड़ोसी देश है जिबूती, बॉर्डर मिलती है दोनों देशों की। लेकिन फिर भी मैं जिबूती देश से एरिट्रिया एंटर नहीं कर सकता था बाय रोड, क्योंकि बॉर्डर ही क्लोज थी। और सिर्फ बाय रोड ही नहीं, फ्लाइट लेके भी नहीं जा सकता था, क्योंकि दोनों देशों के बीच में कोई फ्लाइट ही नहीं है। और एरिट्रिया देश में सिर्फ 5 एयरलाइन आती है। एक तो सूडान की है टार्को, एक टर्किश है, एक फ्लाई दुबई है, एक इजिप्ट एयर है इजिप्ट वालों की, और 5वीं है फ्लाइना सऊदी अरेबिया की। बस ये 5 एयरलाइन आती है, तो कोई कनेक्शन ही नहीं था। इसलिए मुझे जिबूती अफ्रीका छोड़ के आना पड़ा। मिडिल ईस्ट में, एशिया में सऊदी अरेबिया आया मैं फ्लाइना से डायरेक्ट फ्लाइट लेके, और यहाँ से अब फ्लाइट लेके मैं जिबूती के पड़ोसी देश जाऊंगा एरिट्रिया। इतना बड़ा फालतू में सर्कल बनाना पड़ा। और अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आप लोग जानते हो कि मैं रात के 12 बजे तक तो बाहर ही था, काम कर रहा था, वीडियो बना रहा था। और अभी मैं निकल भी चुका एयरपोर्ट के लिए, सोया नहीं हूँ मैं 1 मिनट भी। और सऊदी अरेबिया आगे सारा रूटीन एकदम ख़राब हो गया, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें ही रात को खुलती है, दिन में सुबह चीज़ें बंद होती है, बिजनेसेस खुलने ही दोपहर बाद शुरू होते हैं, तो रात लेट तक जागते हैं यहाँ सभी लोग। Just give me 10 back. Do you have 10? Yeah, I need to get rid of the change. Goodbye, brother. भाई के नाम से पहले तो मुझे लगा अपने देश का ही है, इंडियन ही या पाकिस्तानी। मैं हिंदी बोला पर भाई को समझ में नहीं आई। पर अच्छी चीज़ ये थी कि भाई को इंग्लिश आती थी फ्लुएंट। भाई पढ़ा था अमेरिका में, जिस भाई के साथ मैं आया ऊबर में, टेनेसी स्टेट में, तो इंग्लिश बोल रहा था फ्लुएंटली, तो बात होगी। बिल आया इसका ऊबर का 33 सऊदी रियाल। 1 सऊदी रियाल में अपने भारतीय 23 रुपये होते हैं, और 1 US डॉलर में 4.25 सऊदी रियाल होते हैं। 33 सऊदी रियाल का बिल आया, तो आप हिसाब लगा लो अपने भारतीय बने 760 रुपये के करीब बनेंगे शायद। पर मेरे पास खूब सारा कैश बच रहा था, तो मैंने भाई को दिए 53 रियाल, और मैं बोला 10 दे दे मुझे वापस, मतलब 33 की जगह तू 43 रख ले।
और मुझे 10 वापस दे दे, पर भाई के पास छुट्टे थे ही नहीं। मैं बोला छोड़ तू ये 53 के 53 रख ले, सिक्के थे मेरे को उनसे छुटकारा पाना था और नोट भी कई इकट्ठे हो रखे थे। मैं बोला रख, बोला मैं तो लकी हो गया। मैं हाँ तेरी किस्मत बढ़िया थी, मैं देश छोड़ के जा रहा हूँ। तो मतलब मैंने उसे दे दिए 750 का बिल आया, दे दिए मैंने उसे 1200 1250 कुछ। चलो अंदर घुसते, टाइम हो गया, 1.25 घंटा बचा बस फ्लाइट में। रुक जो रहे, नहीं मेरी फ़्लाइट छूटेगी। टर्मिनल 1 से ही है मेरी, गेट वेट नहीं पता, अंदर घुस के ही देखेंगे अब। वेलकम फ्लाइनास पे भागो भाई जल्दी। अरे यार भीड़ लग रही है भाई। इन्होंने तो वो लिख ही रखा 7 फ्लाइनास 755 755 असमारा वाली D2 पे भागो भाई जल्दी। 1 घंटा 15-16 मिनट है। मोस्टली एयरलाइंस फ्लाइट उड़ने से 1 घंटा पहले चेक इन काउंटर बंद कर देती है, कुछ तो 1.5 घंटे पहले ही कर देती है। तो बस ये 1.5 घंटे वाली ना हो, 1.5 घंटे वाली होगी तो बंद हो लिया होगा। 1 घंटा 20 मिनट से कम बची है फ्लाइट में, और पहुंचने में भी अपने को टाइम लगेगा। एयरपोर्ट के अंदर भी इनने बाकी पेड़ वेड़ लगा रखे है, बना बढ़िया रखा है जेद्दा एयरपोर्ट। सी है ये, वो डी आगे यार, वो रहा सामने D2। यार इधर तो भीड़ सी लग रही है, चल के देखते हैं नज़दीक, तब पता चलेगा। ये तो सारे डोमेस्टिक फ़्लाइट्स वाले लगे हुए इधर इन काउंटर्स पे, इंटरनेशनल वाली ये रही। यार इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं दिख रहा जिससे अपन बात कर ले, जो बोल दे कि भी चलो आगे जल्दी से निपटवा दे, लाइन में लगना पड़ेगा अब तो। भाई ये सारे तो दूसरी फ़्लाइट के लिए होंगे, बाद वाली के लिए, अपना नंबर लेट आएगा अब। भाई खुद ही बुलाने आ गए एयरलाइन वाले कि असमारा का कोई रहे तो जल्दी आओ, तो मेरे को लाइन में से निकाल के सीधा काउंटर पे ले आए। पर अभी वीज़ा के लिए मेरा इनविटेशन लेटर चेक करने गए। वैसे एयरपोर्ट की ये बढ़िया बात है, हर जगह नहीं इन्होंने फीडबैक के लिए लगा रखा है जेद्दा एयरपोर्ट पे QR कोड, कि बैगेज बेल्ट पे आपका सामान ठीक से है नहीं, यहाँ पे आपका कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस कैसा था। बढ़िया है। एरिट्रिया का वीज़ा नहीं है मेरे पास, पर इनविटेशन लेटर है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वीज़ा है, तो इनविटेशन लेटर मैंने दिखाई नहीं, पर ये वेरीफाई करने गए अंदर, अभी तक आए नहीं। बताऊंगा, वीज़ा का भी अलग ही प्रोसेस है यार, काफ़ी मुश्किल है। समय देख लो आप लोग, 6:47 हो चुके हैं, जबकि 7:55 की तो फ्लाइट है। 6:48 हो गई, 1 घंटा 7 मिनट बाद फ्लाइट है, यानी कि 5 मिनट में काउंटर बंद हो जाएगा। ये मैं आखिरी हूँ। लो भाई बस आखिरी समय पे मिल ही गया बोर्डिंग पास। कई देर से वेरीफाई कर रहे थे ये कि भाई वीज़ा ऑन अराइवल मुझे वहाँ पे मिल सकता है नहीं मिल सकता, इन्विटेशन लेटर है क्या है। पासपोर्ट कंट्रोल में चलते हैं, 1 घंटा एग्जैक्टली फ़्लाइट उड़ने में, गेट्स बंद हो जाएंगे आधे घंटे के अंदर। तो अभी अपने को सिक्योरिटी करानी है, इमिग्रेशन कराना है, पहुँचते हैं। पूरे 7:10 हो गए और अभी अपन फारिग हुए हैं सिक्योरिटी से और इमिग्रेशन से। 7:55 की तो अपनी फ़्लाइट है, जल्दी से बोर्डिंग गेट की तरफ भागते हैं। अब A43 कुछ अपना गेट। यार मेरे अभी याद आया, इस एयरपोर्ट पे चलना बहुत पड़ता है, बहुत दूर दूर गेट्स है। ऑल गेट्स 750 मीटर 10 मिनट की वॉक। ये देखो ट्रेन है, वैसे पता नहीं ये ट्रेन जाएगी क्या, अपन भी लाइन में क्यों लगे। 10 मिनट की तो यहाँ से सैर है गेट तक पहुँचने के लिए। 1 किलोमीटर से थोड़ा कम है। ये देखो लिमिटेड ही पैसेंजर्स ले रहे हैं ये ट्रेन में, रोक दिए इन्होंने, पट्टा लगा दिया, अब आगे नहीं जाने देंगे ताकि ट्रेन ओवर क्राउडेड ना हो। अपन इधर है और अपना तो गेट भी उधर है बहुत दूर, A43। भागो यार, वैसे इधर दिखा रहे नेक्स्ट ट्रेन 1 मिनट के बाद है, कर लेते हैं इंतज़ार, क्या बता पड़ी दे नंबर। ये ट्रेन वाला काम सही था यार, झूला सा भी आ गया। निकलते हैं, जल्दी हो गया काम, चलो। ट्रेन के थ्रू डिपार्चर्स। अपनी बोर्डिंग होने लग रही है फ्लाइट की 100%, बस बंद ना कर दे बोर्डिंग अपने पहुँचते पहुँचते। इमिग्रेशन पे वैसे ई गेट्स थे यहाँ पे जेद्दा एयरपोर्ट पे, पर मैं फिर भी स्टैंप करवाने चला ही गया। पर इमिग्रेशन तो 1 मिनट में होगी थी, टाइम लगा सिक्योरिटी पे, 15 मिनट लग गए सिक्योरिटी पे। काफ़ी भीड़ थी, 15 भी नहीं 20 ही लग गए होंगे। उधर टाइम ख़राब हुआ, काफ़ी लाइन लगी हुई थी लंबी। और बाकी आप लोग जानते ही हो, कल मैं यहाँ आया था जेद्दा एयरपोर्ट से, ट्रेन लेके गया था मदीना शहर, इनकी बुलेट ट्रेन लेके, और फिर वापस जेद्दा एयरपोर्ट आया था। यानी कि अभी से ठीक 12-13 घंटे पहले भी मैं, 12-13 भी नहीं, 8-9 घंटे पहले मैं जेद्दा एयरपोर्ट ही था, और उससे 13-14 घंटे पहले भी मैं जेद्दा एयरपोर्ट था। इतने चक्कर लगे इस एयरपोर्ट के। वो रे गेट्स A39 to 50, अपना 43 है। बहुत चलाते हैं यार इस एयरपोर्ट पे। एक बार ही जब हम सऊदी अरेबिया देश में तब आया मैं जेद्दा एयरपोर्ट पे, फिर एक बार ट्रेन से मदीना जाने के लिए आया, फिर मदीना से वापस आया तब आया, अभी मैं चौथी बार आ गया इधर।
कौन सी साइड जाए अब, खो ना जाऊँ यार। मेरे पास इनकी करेंसी बची हुई है, वो भी चेंज करानी है। ये करेंसी एक्सचेंज की इधर भी लाइन लगी हुई है, लेकिन वैसे तो जो ऑफिशियल रेट है उसके नज़दीक ही देने लग रहे हैं रेट। हट गया अभी यूएस डॉलर का, बदले मैं यूएस डॉलर ले लूँगा। पर यार ये रहा 3.75 का रेट है, ये भी ऑलमोस्ट उतना ही दे रहे हैं। बढ़िया रेट है वैसे, पर पता नहीं कितनी देर लगेगी। 22 की लाइन में लगा, 8-9 मिनट ख़राब भी करे। जैसे ही नंबर आया बोला कि $100 से कम नहीं दूंगा। बोला 100 से छोटा नोट ही है मेरे पास, तो मिनिमम 375 यहाँ की करेंसी होनी चाहिए, सऊदी रियाल। मेरे पास तो 200 से भी कम थी थोड़ी। भागो यार, बोर्डिंग लिखाने लग रहा है, लास्ट कॉल आ जाएगा बस, और गेट बंद होएगा जल्दी अब। आधा घंटा रह गया फ्लाइट उड़ने में, कभी भी गेट बंद कर सकते हैं शायद। करने भी लग रहे हो यार। और यार ये तो बहुत दूर है, ये 40 है पहले, फिर 41 है, फिर 42 है, फिर 43 है। मर गए भाई, मर गए। चलो भागते ही है, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये रहा 43। अरे भाई देखो कोई भी नहीं है इधर, आंटी जाने दो। ये है भाई अपना तो खाली है। चलो भाई शायद लास्ट ही थे अपन, बस में घुसते जल्दी। बुलाने ही लग रहे थे एयरलाइन वाले, अस्मारा जल्दी आओ, क्योंकि कोई भी नहीं बचा था। देखो मैं ही था, हर बार की गाड़ी होगी अपनी है। आखिरी कुछ पल है मेरे इंटरनेट के साथ, जब मैं फ़ोन में 5G इंटरनेट चला सकता हूँ। बाद में तो कुछ भी नहीं चला पाऊँगा, 2G 1G कुछ भी नहीं, सिग्नल ही नहीं आएंगे। मोबाइल डेटा है ही नहीं उधर देश में, पता नहीं भाई क्या होगा। पहली बार किसी ऐसे देश में इतने दिन बिना इंटरनेट के रहने वाला हूँ। चलो अब जो होगा देखी जाएगी। पहले तो कई किलोमीटर लंबा इनका एयरपोर्ट है, अंदर पैदल चलो इतने किलोमीटर, फिर बाहर भी बस चले ही जा रही है, मानो बस ही सीधा एरिट्रिया ले जाएगी। अब फाइनली आगे रुके है भाई, कई देर से बस में चढ़ा रखा था, 7:40 हो गए। अगर अपन 2 मिनट लेट हो जाते तो ये बस अपनी छूट जाती, बोर्डिंग भी बंद हो ली थी, तो अपन इधर पहुंच नहीं पाते। पर चलो सही है, अंत भला तो सब भला। चलो घुसते हैं। हालांकि बस में सबसे लेट चढ़े थे, पर फ्लाइट में सबसे पहले ही घुस रहे हैं, दूसरे नंबर पे। खाली पड़ा है पूरा आइल, कोई नहीं गया अपने से पहले, एक ये भाई गया बस। 26A है अपनी, आखिर सी में शायद। मैंने जान करके आखिर में कराई थी, शांति में, कोई बड़ा कि नहीं, आराम से बैठ के खिड़की से नज़ारे देखेंगे, सोएंगे। 1-1.5 घंटे की तो फ्लाइट है, क्या ही सोएंगे, मौका ही नहीं देंगे सोने का। वैसे है तो यूं ही, कोई खास एयरलाइन नहीं है, एक एक चीज़ के पैसे लेते हैं अंदर। 26 कहाँ रहेगी, 25 आ गई, 26A ये रही खिड़की वाली अपनी। आज अपनी खिड़की पे कोई नहीं बैठा, क्योंकि अपन सबसे पहले ही घुस गए, वरना ऐसी किस्मत है कोई ना कोई बैठा होता है, फिर उन्हें उठवाओ। जो कैबिन क्रू की लड़की थी, मैं उसे बोला 4 दिन पहले भी तो आप थे जब मैं इधर आया, 4-5 दिन पहले। बोली नहीं वो दूसरी लड़की है, कोरिया की, मेरी जैसी दिखती है वो। बोली मैं थाईलैंड से हूँ। फिर ऐसी बात चल पड़ी। मैं बोला कौन से शहर से, मैं भी रहा था थोड़े टाइम। यही वो बोली अस्मारा क्यों जा रहे हो एरिट्रिया, क्या करते हो वहाँ पे? मैं बोला घूमने जा रहा हूँ। इसे यकीन ही नहीं हुआ, बोली है घूमने, कौन जाता है वहाँ घूमने? चलो कोई नहीं, अपन जाएंगे भाई। आखिरी मैसेज डाल देते हैं घर पे, वक्त हो गया फ्लाइट के उड़ने का, 5 मिनट में उड़ लेगी। अब पता नहीं कब कनेक्शन मिलेगा, कितने दिन बाद। घर पे मैसेज डाल रहा हूँ कि भी इस देश में जा रहा हूँ, एरिट्रिया देश में। मेरे पास एक इंसान का नंबर है जिसने मेरा इनविटेशन लेटर अरेंज करा था वीज़ा के लिए। वीज़ा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है जैसे मैंने आपको बताया, पर अगर आपके पास इनविटेशन है उस देश से, तो इनविटेशन के बेसिस पे आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा, जिसकी कीमत शायद $100 है। वो अपन जाके देखेंगे। ATMs नहीं चलते, तो ऑब्वियसली मेरे पास $1 है, मैंने ले लिए थे पहले ही, और उसी के थ्रू अपन पेमेंट्स करेंगे। वैसे उनकी करेंसी है नकफा। और जो इन्विटेशन लेटर है वो मंगाना भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उस देश में इंटरनेट ही नहीं है, आप रीच आउट ही नहीं कर पाते किसी को। ईमेल लिखनी पड़ती है, काफ़ी टाइम में उसी ईमेल का जवाब आता है, किसी तरह वो इन्विटेशन लेटर आता है, वो अलग प्रोसेस है, वहाँ पहुँच के समझाऊंगा। पर $70-75 का आपको इनविटेशन लेटर ही पड़ेगा, और कोई कांटेक्ट होना चाहिए वहाँ पे। तो एक टूर गाइड का मैंने कांटेक्ट निकाला किसी तरह, उन्होंने मेरा इनविटेशन भेजा, और उन्हीं का नंबर मैं घर पे भेज दूंगा कि भी बाय चांस मेरा कोई मैसेज नहीं आता, मैं लापता हो जाता हूँ, तो उनसे बात कर लेना। और व्हाट्सएप नहीं चलता उनके फ़ोन पर भी, नॉर्मल कॉल करनी पड़ेगी, इंटरनेशनल कॉल। तो आई होप वो मुझे तलाश लेंगे अगर कुछ होता है तो मेरे को। बाकी देश में आप लोग जानते हो, नहीं जानते शायद, मैंने बताया नहीं अभी तक, एरिट्रिया में डिक्टेटरशिप है। जो पहला प्रेसिडेंट था आज के दिन भी उधर, वही प्रेसिडेंट है जब से उन्हें आज़ादी मिली है इथियोपिया से। तो बहुत ही ना हार्श लिविंग कंडीशंस है एक तरह से, सारी चीज़ें मॉनिटर्ड है, मतलब ज़्यादा मीडिया को राइट्स नहीं है, वीडियो वगैरह नहीं बना सकते उस देश में, काफ़ी प्रॉब्लम्स आने वाली है।
पर देखेंगे कैसे अपन टैकल करते हैं उसे। बाकी एक $1 में 15 नफ़का होते हैं और एक नफ़का में 5.8 भारतीय रुपए होते हैं, जो एरिट्रिया की करेंसी है। मेरे साथ में भाई बैठा है एरिट्रिया से, तो मैं बोला वहाँ पे तो इंटरनेट चलेगा ही नहीं। बोला हाँ मोबाइल डेटा वगैरह कुछ नहीं चलेगा, अभी चला लो। पर बोला वहाँ पे ना स्पेशल कैफ़ेज़ है जिन पे आप जा सकते हो और आपको ना कुछ MB वहाँ पे इंटरनेट मिलता है। मतलब टूटी फूटी भाषा में समझा रहा है, अरेबिक बोलता है भाई, इंग्लिश थोड़ी बहुत बोल रहा है। तो मैं बोला अच्छा वहाँ पे इंटरनेट में यूट्यूब पे वीडियो प्ले हो जाएगी। बोला हंसने लग गया मेरे, बोला पागल हो गया। बोला जैसी वीडियो प्ले करोगे यूँ होने लग जाएगी स्क्रीन, मतलब बफर होने लग जाएगी। मतलब मेरी तरफ देख के ऐसे हंस रहे थे, कैसी बात कर रहे हैं, वीडियो देखेगा वहाँ जाके, वीडियो कहाँ से प्ले हो जाएगी। बैठ गई है सवारियाँ सारी, बस अब किसी भी समय चल सकते हैं। टेक डिटॉक्स हो जाएगा भाई एक तरह से। चलो अच्छा भी है यार, बीच बीच में ज़रूरी है ये ब्रेक्स ना, ज़्यादा ही हम लोग डिपेंडेंट हो रखे हैं टेक्नोलॉजी पे। भाई आधे घंटे से बिठा रखा है, अब जाके फाइनली टेक ऑफ करेगी। आधे घंटे से भी ज़्यादा ही हो गया, बल्कि पौना घंटा हो गया यूँ ही बैठे हैं, अभी तक टेक ऑफ ही नहीं किया। जगह नहीं मिल रही होगी इन्हें अभी रनवे पे। लो भाई फाइनली अब उड़ने लगा है। 7:55 पे उड़ाना था प्लेन, 8:30 उड़ाने लग रहे हैं, लेकिन 1 ही घंटे का सफ़र है। यहाँ से मसमारा 1 घंटे में पहुँचा देंगे, मतलब जो एयर जर्नी है, और टाइम भी सेम है सऊदी अरेबिया का और एरिट्रिया का। एक करके भाई टेक ऑफ। भाई बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस है इसमें तो फ्लाइट में, और पीछे से एक रिसेंट टाइम्स में इतने हादसे हुए प्लेन्स के। पहले मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगता था कितनी टर्बुलेंस हो, मैं सोचता था कुछ हो ही नहीं सकता, पर जब पीछे से इतने हादसे हुए ना, इतने प्लेन्स क्रैश हुए, तो अब मेरे को डर लगने लग गया ज़्यादा टर्बुलेंस हो तो। आगे उड़ते थी वो भी डर गई बिल्कुल एकदम, ऐसे हिलाना बहुत ही ज़्यादा थी एकदम। जब टेक ऑफ किया तो बादलों में मौसम ख़राब था, अब तो ऊपर आगे शायद सनी वेदर है, अब ठीक है मौसम, अब शायद नहीं होनी चाहिए। जैसा मैंने कहा था 1 घंटे में पहुंच तो गए, 9:25 पे लैंड हो जाना था, 9:26 हो गए, पर बस होने ही वाले हम लैंड। और बहुत अजीब से लैंडस्केप्स है यार, मतलब धरती फटी हुई सी पड़ी है, जगह जगह इतने बड़े बड़े खड्डे हो रखे हैं, बहुत ही अजीब लैंडस्केप्स है। कोई सड़क नहीं दिख रही, कोई शहर नहीं दिख रहा। मतलब कमाल की बात है, एक देश की कैपिटल सिटी में हम जा रहे हैं और एयरपोर्ट की तरह नज़दीक आ गए, अभी तक कुछ नज़ारे ही नहीं दिख रहे डेवलपमेंट के। सड़कें दिख रही है लेकिन ये भीड़ी भीड़ी नैरो सड़कें देखो इन पहाड़ियों के ऊपर, ऐसी पतली सी लाइन जो बनी हुई है, ये सड़कें दिख रही है मेरे को तो यहाँ से। पता नहीं अभी ये सड़क है या क्या है, कुछ ही नहीं है यार दूर दूर तक। सही में अपन तो ऐसा लग रहा है किसी अलग ही प्लेनेट पे आ गए इधर आगे, तो बहुत ही अजीब लैंडस्केप्स है। फाइनली कुछ घर दिखे हैं यहाँ पे, ये भी ऐसे स्कैटर्ड से है। अब मेरे ख्याल से शहर शुरू हुआ है एक्चुअल, अब कुछ दिखने लगा है फाइनली। एयरपोर्ट तो इनका, जहाज़ और कोई खड़े ही नहीं, कमर्शियल प्लेन उधर खड़े हैं कुछ जहाज़, पर पता नहीं वो इनकी मिलिट्री के या कमर्शियल प्लेन है। एयरपोर्ट बिल्कुल सुनसान पड़ा है भाई, जैसे हमारे ही इंतज़ार में थे, कोई भी और फ्लाइट नहीं खड़ी। देखो वो स्टेयर से लेके जाने लग रहे हैं ट्रक्स, पर कोई और फ्लाइट ही नहीं है। बोर हो रहे हैं बेचारे शायद, कोई भी नहीं है देखो हमारे अलावा। एयरपोर्ट पे इकलौती हमारी फ़्लाइट आगे लगने लग रही है, असमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। मार दिए ब्रेक इनने तो। माइक वाइक उतारते और बैग में रखते हैं, क्योंकि हम नीचे उतर के एयरपोर्ट पे जाना है। और इस देश में ऐसा ही है, कोई भी शक की नज़रों से देख सकता है और क्या पता क्या समझेगा, क्योंकि वीडियो अपन बना नहीं सकते यार। चलो भाई उतरते हैं, गुड बाय ट्रेन। बाकी बस में आके बैठ गया, शोर बहुत हो रहा है। 2 बसेस लगा रखी है, एक ही बस नहीं भर रही इनकी, 2 बस खड़ी कर रखी है। फ्लाइट में इतनी सवारी ही नहीं थी। बाकी स्वागत है आप सभी का मेरी 116वीं कंट्री एरिट्रिया, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मेरी 31वीं कंट्री। 9:50 हो गए समय, सुबह 9:25 पे लैंड होनी थी वैसे फ्लाइट। ये एरिट्रिया का फ्लैग है, वो देखो सामने। शीशे नहीं साफ करते एक तो, पैदल ही चला लेते, इतनी सी दूरी आना था तो बस में क्यों चढ़ाया। असमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट,
अराइवल्स। ये फॉर्म दिया है भाई मुझे भरने के लिए, वीज़ा ऑन अराइवल के लिए। इनविटेशन लेटर देखा पहले, ये भरते हैं अब। स्टेट ऑफ एरिट्रिया, डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन। पासपोर्ट पर स्टैंप लगी, मैं तो बाहर ही निकल गया था, बैग लेना ही भूल गया। इसमें पड़ा है मेरा बैग, ये रहा। एक ही बेल्ट है। एग्जिट, निकलते हैं भाई इस एयरपोर्ट से बाहर। आ गए भाई बाहर। एयरपोर्ट में अंदर क्या हुआ सारी चीज़ आपको बताऊंगा। एक बार थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, यहाँ मैं लोगों की नज़रों में नहीं आना चाहता। बाहर टैक्सीज खड़ी है खूब सारी शहर में जाने के लिए, अस्मारा के लिए। ये है बाकी डिपार्चर वाला एरिया, जिधर से हम निकल गए इधर ही डिपार्चर है। लोग बाग बाहर निकल के आए, इमोशनल हो रहे, कोई परिवार से मिला काफ़ी टाइम बाद। भाई एयरपोर्ट पे आ गया, वेदर मस्त हो रखा है, सनी और बढ़िया वेदर है। मुझे तो लग रहा था पता नहीं बहुत गर्मी होगी, पर कंफर्टेबल है। पीछे गाड़ियाँ देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भी जैसे कि हम पास्ट में आ गए। मतलब कि सारी चीज़ें ऐसा लग रहा है कि भी आज की तारीख से पीछे चली गई है। ऐसा मतलब बिल्कुल शांति, एकदम काम, रिलैक्स्ड सा माहौल, कोई भी शोर नहीं, फालतू हॉर्न वगैरह कुछ नहीं सुनाई दे रहा। देखो कितनी शांति है। और ये एरिट्रिया की कैपिटल सिटी अस्मारा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यानी कि मेन एयरपोर्ट कंट्री का। पर कितना शांत है यार। देखो, ये देखो दोस्तों, गाड़ियाँ, पुरानी सी गाड़ियाँ देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो, सारी ऐसी पुरानी गाड़ियाँ खड़ी है। अभी अंदर क्या हुआ इमिग्रेशन वगैरह पे, वो सारी बात बताऊँ आपको, पर गाड़ियों के नज़ारे देखो। मतलब मान लो 30-30 साल पुरानी गाड़ी हो जैसे। लो भाई, ये है गाड़ी, सामान रखते हैं। काफ़ी टाइम लगा दिया लेकिन अंदर उन्होंने वीज़ा इशू करने में। बैंस, चलो भाई। ये देखो स्टीरियो लगा हुआ है गाड़ी में, जिसमें पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव से गाने जोड़ के सुनते होंगे ये लोग। अभी तो नहीं चलाया पर भाई ने। बेल्ट लगा लेते हैं, पर बेल्ट का बक्कल ही नहीं है, लगाएंगे कैसे? दिखावेगी शायद सिर्फ। देखो दोस्तों, टैक्सीज भी, ये गाड़ी अभी सारी पुरानी पुरानी। वक्त हो गया सुबह के 11 और अब हम एयरपोर्ट से जाने लग रहे हैं अस्मारा सिटी। ज़्यादा दूर नहीं है। हमारा होटल जो है, मैंने होटल करा लिया था पहले, जिस गाइड के थ्रू मैंने इनविटेशन लेटर लिया था उन्हीं को बोल के मैंने पहले होटल करा लिया था। क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेट कैसे करें, होटल के पास ना व्हाट्सएप है, कैसे बात करेंगे किसी होटल से, तो पॉसिबल ही था। तो मैंने उन्हीं बोला था कि जो भी होटल मिल रहा हो मेरा, वो बुक करा देना। और ये मेरी फ्लाइट है, इस तारीख को मैं इस टाइम पे एयरपोर्ट पहुंचूंगा, मेरे को लेने के लिए आ जाना। क्योंकि ऐसी जगह पे पता करना ही बहुत मुश्किल है भाई, कैसे शहर में जाया जाए। तो वो खुद तो नहीं आए, उन्होंने किसी को भेजा था। ये भाई मेरे इंतजार में बाहर खड़े थे, पर काफ़ी देर लगी यार अंदर। लैंड तो हम हो गए थे 9:45 बजे, और 9:50 पे हम बस में बैठ के इमिग्रेशन की तरफ आ गए थे, अराइवल्स पे। 9:52 पे मैं अराइवल्स पे था, इमिग्रेशन पे। अब मेरे को वीज़ा ऑन अराइवल लेना था, लेकिन उस पर उन्होंने टाइम लगाया इतना ज़्यादा। मेरे को फारिग करा 11:45 बजे, ऑलमोस्ट 1 घंटा 55-50 मिनट कुछ उन्होंने लिया। मतलब मेरे को वीज़ा ऑन अराइवल इशू करने के लिए $70 का था वीज़ा ऑन अराइवल। 2 रिसीट दी उन्होंने मेरे को, एक $50 की, एक $20 की। और हालांकि इकलौता मैं ही टूरिस्ट था, टूरिस्ट और कोई आया हुआ ही नहीं था। मतलब मैं उतरा, उन्होंने पहले मेरे से पासपोर्ट मांगा, फिर बोले अपना इन्विटेशन लेटर दिखाओ। मैंने इन्विटेशन लेटर दिखाया, पर मेरे पास उसका प्रिंट आउट नहीं था, फ़ोन में दिखाया। उनके पास एक फ़ाइल थी, जिस फाइल में सारे फिजिकल पेपर रखे हुए थे, तो उन्होंने मेरा निकाला। बाद में बात करते हैं एक बार ना। ये देखो, ये कोई फैक्ट्री है शायद, पता नहीं किस चीज़ की फैक्ट्री थी। What kind of factory is this? Is this like Omo? What is Omo? Detergent. Oh, okay. डिटर्जेंट की फैक्ट्री थी भाई वो। और अब हम यहाँ पे अस्मारा शहर में एंटर करने लग रहे हैं। पेड़ लगे हुए दोनों तरफ, खूबसूरत है। मतलब अभी तक तो मेरे को देश सही लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है। इसे इटली ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी जानोगे आप। गाड़ियाँ देखो, ऐसी ऐसी गाड़ियों के नज़ारे दिख रहे हैं, मानो सही में 1990 में आ गए यार। लोगों के कपड़े भी देखो, मतलब विंटेज कपड़े हैं सबके। हालांकि धूप है, पर जैकेट पहन रखी है। ये देखो वैन, अरे भाई सही में यार यूँ लग रहा है कि भी पास्ट में आ गए। पर एक बिल्डिंग है बड़ी ऊंची, जो इनकी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है। भीड़ जाम कुछ भी नहीं है। अरे यार सही में विंटेज फीलिंग आ रही है यार। मेरे को यूं लग रहा है जैसे कि मैं 5 साल का हो गया। मतलब मेरे आसपास की दुनिया बिल्कुल वैसी होगी जब मैं 5 साल का था। सही में ऐसा फील होने लग रहा है। ये देखो कुछ साइकिलिस्ट, यहाँ पे साइकिलिंग काफी पॉपुलर है एरिट्रिया में। पर ज्यादातर साइकिल ये दिखेंगी पुराने वाली, जो अपनी डंडे वाली आती थी, उस टाइप की। ये देखो, ये कोई होटल आया है, आलो सील्स होटल कुछ करके इसका नाम है। यार सही में विंटेज फीलिंग पूरी। ये बस स्टैंड देखो।
बढ़िया जगह लग रही है यार। यार इतने देश घूमने बाद है ना, मतलब किसी भी नए देश में जाके आजकल फीलिंग आती ही नहीं कि वाह नया देश, वाह कितना एक्साइटिंग, पता ही नहीं लगता कुछ की नई जगह आगे। पर यार इस देश में आ रहा है मजा, वो ना किक बहुत कम देशों में मिलती है अब इतना ट्रैवल करे बाद। देखो कुछ ऐसी जिंदगी है भाई यहाँ पे, टेक्नोलॉजी के बिना। एयरपोर्ट पे वाईफाई नहीं था, मेरे फ़ोन के सिग्नल चले गए। मेरे पास इंडियन एयरटेल का सिम कार्ड है, उसके कोई सिग्नल नहीं है मेरे फ़ोन में। और भी सिम डले हुए थे, ई सिम्स अलग अलग देशों के, अफ्रीका के, किसी भी देश का जो मेरा सिम कार्ड था उसके सिग्नल नहीं आने लग रहे, जिसमें जिबूती, कीनिया, तंजानिया, साउथ सुडान, पता नहीं कौन कौन से देशों के सिम कार्ड्स आ गए, किसी का भी सिग्नल नहीं आ रहा, नो सर्विस आ रहे सीधा। और ना ही एयरपोर्ट पे कोई वाईफाई था। काफ़ी वैसे इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस हुए थे मेरे इमिग्रेशन पे और एयरपोर्ट के स्टाफ के साथ। होटल चल के एक बार डिस्कस करेंगे बाद में। मैं सड़क के नज़ारे नहीं मिस करना चाह रहा अभी। ये कि इनकी बस जाने लग रही है, पब्लिक बस थोड़ी मॉडर्न है वैसे। एक ये बिल्डिंग अपने जैसे, मतलब पहले सरकारी बिल्डिंग्स होती थी या उस टाइप का है ना, बिल्कुल। इधर कहीं हमारा होटल है, वही है शायद, वो देखो सवाना लिखा हुआ ऊपर, सवाना इंटरनेशनल होटल, सफ़ेद रंग की बिल्डिंग। ये सिटी सेंटर के आसपास ही हम, ये जो इलाका है ना, मतलब लोग भी यार देखो, कपड़े भी बिल्कुल वही 1990 वाले यार। गजब फीलिंग आने लग रही है, मतलब बचपन की यादें ताज़ा होगी, यूँ लग रहा है बचपन में ही आ गया सही में। चलो भाई उतरते हैं गाड़ी से, आ गए हम टाइम मशीन से पास्ट में। और इसके पैसे नहीं लिए इन्होंने मेरे से, बोल रहे थे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री था एयरपोर्ट पिकअप, क्योंकि मैंने इनसे इनविटेशन लेटर लिया था, उसके पैसे दिए थे। तो यहाँ होटल में हम आ गए, कुछ बच्चे वॉलीबॉल खेल रहे हैं फुटबॉल से, और एक पिज़्ज़ेरिया है वहाँ पे, पिज़्ज़ा की दुकान। मैं कह रहा था ना मिनी इटली बोलते हैं, अभी बताऊँगा। गुड बाय ब्रदर, टेक केयर। चेक इन कर रहा हूँ भाई होटल में। No, we will change this one. No, I'm just looking at it. It's interesting to see these TVs nowadays. Nowadays, Yeah, it's interesting. they are not available. Exclusive. Yeah. ये भाई इधर टीवी कमरे में देखो, ये टीवी रखे हुए इतने पुराने जो अपने पहले आते थे। तो ये है दोस्तों अपना कमरा, क्या शानदार है ना। सोफे भी रख रखे अंदर, मतलब इतना स्पेशियस बड़ा। और इधर बालकनी, बालकनी से पहले ये क्या है, मेहमान भी आए हुए हैं। क्या कोई नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता इससे। आजा, ये है बालकनी अपनी, जिससे शहर का भी नज़ारा दिख रहा है, नीचे इनका रेस्टोरेंट सा भी दिख रहा है। शानदार है यार, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। सोफे खूब सारे, फुल स्पेशियस है, फुल खुला। ये इनका सबसे बढ़िया रूम था। इसकी कीमत है एक रात की 1000 नफ़का, यानी कि US डॉलर्स में करे तो $67 के करीब बनते हैं, क्योंकि एक US डॉलर में 15 नफ़का होते हैं। पर इन्होंने 68 का रेट लगाया, 68 के हिसाब से लिया मेरे से पैसे, यानी कि अपने भारतीय ऑलमोस्ट 6000 रुपये एक रात का है कमरा। ये कुछ अलमारी है, वैसे इस पे स्टेन्स लगे हुए हैं, दाग लगे हुए हैं। ये DVD प्लेयर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं एंटरटेनमेंट के लिए। हालांकि मैं देखने ही नहीं वाला। इसको उठाते हैं, आजा। तो दोस्तों बता रहा था, जैसे मैं 1000 नक्फा का कमरा है ये एक रात का, अपने भारतीय हो गए ऑलमोस्ट 6000 रुपये। ठीक है, यहाँ से शहर का नज़ारा है, इस देश के हिसाब से बहुत ही बढ़िया होटल है, और इनका सबसे प्रीमियम कमरा है। तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया चीज़ तो अपने को क्या ही मिलेगी इस देश में। हालांकि स्टेन्स वगैरह है कुछ, पर कोई नहीं। ये मैंने ले ली इनकी करेंसी, जो मैंने इन्हें पैसे पे करे थे डॉलर्स में, तो जो पैसे बचे थे, अभी मैंने 2 रात के पैसे पे करे इधर, तो जो मेरे डॉलर्स बचे थे $136 हुए। मैंने इन्हें $200 दिए, बदले में इन्होंने मुझे नक्फा दे दी, यहाँ की लोकल करेंसी। मैं बोला कि नक्फा ही दे दो मुझे, काम आ जाएंगे। तो 15 के रेट के हिसाब से $64 थे शायद, तो $64 बने थे 960 नक्फा। अब ये 100 नक्फा का नोट है, जो अपने भारतीय 580 रुपये हो गए। और US डॉलर के हिसाब से देखें तो लगभग $6.25 के करीब का ये नोट है, अपने भारतीय 580 रुपये, US के लगभग $7.25। तो दोस्तों अपनी एयरपोर्ट वाली कहानी अधूरी रह गई थी, एक बार उसे ख़त्म कर लेते हैं, उसे पूरा कर लेते हैं। पंखा वंखा AC वगैरह कुछ भी नहीं यहाँ पे कमरे में। अभी ध्यान दिया। एनीवे, एयरपोर्ट में हमारी फ़्लाइट लैंड होनी थी, फ्लाइनास की, जो कि जेद्दा से हम लेके आए थे अस्मारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। 9:25 को से लैंड होना था, लेकिन वहाँ से लेट चली रनवे से,
तो तकरीबन 9:40 के करीब लैंड हो गई थी, 9:38 के करीब उतर गए थे हम, 9:40 में हम बस में चढ़ गए थे और 9:42-43 पे बस हमें ले आई थी इमिग्रेशन के अराइवल्स पे। अब मेरे को वीज़ा ऑन अराइवल लेना था, मेरे पास वीज़ा था नहीं। घुसते ही जो इमिग्रेशन का दफ्तर था, जो या जो अराइवल्स का एरिया था, सीधा घुसते ही सामने इमिग्रेशन था, लेफ्ट साइड में काउंटर था जिस पे लिखा था वीज़ा और आगे कुछ था, वीज़ा सेंटर लिखा था उस पर। तो वीज़ा सेंटर पे टूरिस्ट वीज़ा लेने वाला मैं इकलौता था। कुछ और लोग थे जिन्हें भी वीज़ा लेना था, पता नहीं उनकी री एंट्री थी या उनका कोई वीज़ा था, वो मैं नहीं जानता। एक फैमिली थी, अरबी बोल रहे थे वो, और टूरिस्ट लेकिन मैं इकलौता था। अब वहाँ पे जैसे ही मैं गया, उन्होंने मेरे से पूछा कि भी किस लिए आए? मैं बोला घूमने। बोले अच्छा, कोई इनविटेशन लेटर वगैरह है तुम्हारे पास? मैं बोला हाँ है। बोले दिखाना। तो मैंने फ़ोन में निकाल के दिखाया मेरे पास जो इनविटेशन लेटर था, जो यहाँ पे मैंने एक टूर गाइड की मदद से लिया था। वैसे तो यहाँ कौन टूरिस्ट आ रहे हैं, ऐसे कोई गाइड वाइड है भी नहीं, पर जो भी एक लोकल कॉन्टैक्ट था उनके थ्रू मैंने लिया। अब मैंने उन्हें इनविटेशन लेटर दिखाया, फ़ोन में मेरा फ़ोन ले गया अंदर जाके उन्होंने डिटेल्स भरनी शुरू करी। अब इस समय वक्त था 9:42 या 43 सुबह के, ठीक है। अब अगला काम क्या था कि उन्हें मुझे टूरिस्ट वीज़ा इशू करना था। वो एक स्टिकर वीज़ा लगाने वाले थे मेरे पासपोर्ट पे, लेकिन उससे पहले उन्होंने मुझे एक वीज़ा फॉर्म दिया भरने के लिए। इनविटेशन लेटर था लेकिन अलग से वीज़ा फॉर्म भरना था। जो स्क्रीन पे आप फोटो देख पा रहे हो, वीज़ा फॉर्म की मैंने फोटो लगा दी। अगला और पिछला पेज, बेसिक डिटेल्स, मेरा पूरा नाम, मेरा एड्रेस, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट एक्सपायरी, पर्पज़ ऑफ विजिट, कितने दिन के लिए आया हूँ, एड्रेस इन एरिट्रिया और अंडरटेकिंग, मेरे सिग्नेचर, ये बेसिक डिटेल्स भरनी थी। साथ में एक फ़ोटो लगानी थी जो मैंने लगाई, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे लौटा दी, बोले फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म मैंने उन्हें दे दिया, तुरंत 5 मिनट भी नहीं लगे फॉर्म भरने, बिल्कुल बेसिक फॉर्म था। जाती मैंने इन्विटेशन दिया, उन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया, कुछ डिटेल्स भरी, मेरे को वीज़ा फॉर्म दिया, वीज़ा फॉर्म मैंने भर के लौटा दिया। अब अगले लगभग 50-55 मिनट तक उन्होंने मुझे वहाँ पे वेट कराया। हालांकि जो भी लोग थे, स्टाफ थे वहाँ काम कर रहा था, उनमें से कोई भी रूड नहीं था, बदतमीज़ नहीं था, किसी ने मुझे जानबूझ के परेशान करने की कोशिश नहीं करी, किसी ने मुझसे रिश्वत नहीं मांगी, ऐसा कुछ नहीं था। बस काम उनका ढीला था थोड़ा। तो 50-55 मिनट तक मैं बाहर, पहले तो 40 मिनट में खड़ा रहा, बिल्कुल गेट पे इंतजार करता रहा कि भी शायद अब मेरा नंबर है, अब मेरे को दे देंगे। और 4-5 जने बार बार पासपोर्ट लेके कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, फिर कुछ डिटेल्स देख रहे हैं, फिर लैपटॉप में कुछ भर रहे हैं, फिर मेरी तरफ देख रहे हैं, फिर अपने काम से काम रख रहे हैं, और बीच बीच में बाहर आ रहे हैं, पर मेरे से बोल नहीं रहे, बातचीत की जगह इशारे कर रहे हैं। फ़ोटो लौटा दी, ये पासपोर्ट ले लिया, या तो खुद से मेरे हाथ से पासपोर्ट ले लिया, फ़ोन ले लिया, खुद से मेरी फ़ोटो लौटा दी, इशारों में काम चल रहा है। इतने में एक लेडी आती, उन्हीं में से जवान लोग थे सारे इमिग्रेशन में, जो मैंने देखा ना सारे 20s 30s में थे, कोई मेरे को 40s 50s वाला भी नहीं दिखा, जवान लोग थे सारे इमिग्रेशन वाले। तो एक लड़की आई, बोली कि भी मेरे पास इंडिया के 1000 रुपये है, वो यहाँ की करेंसी में कितने हुए, आपके 1000 रुपये की कितनी वैल्यू है? तो मैंने बता दिया कैलकुलेट करके, 170-72 नकफा हुआ आपके देश के, एरिट्रिया देश की करेंसी। बोली मेरे को कोई दे गया था पर इसकी तो कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। मैं बोला हाँ $11 के करीब है। बोली अच्छा, मेरे पास घर पे रखे है। मैं बोला अभी होते तो चाहे आप मेरे को दे दो, मैं आपको डॉलर दे दूँ। बोली नहीं अभी है नहीं। बोला कोई नहीं। वो पहली लड़की थी जिसने मुझसे बात करी, वो वापस अंदर ऑफिस में चली गई। उसके बाद थोड़ी देर बाद वही लड़की आई और उसने मेरे से बात करी इंग्लिश में, बोली कि $70 आपकी फ़ीस लगेगी वीज़ा की। मैंने $70 दिए। कुछ ही समय बाद, 50 मिनट हो गई थी इस पूरे प्रोसेस को, उन्होंने मेरे को पासपोर्ट लौटाया, 2 रसीद दी, एक $50 की, एक $20 की। दोनों रसीद पे सेम ही चीज़ लिखी हुई थी कि भी वीज़ा ऑन अराइवल सर्विस फ़ी, ऐसे कुछ था, एक $50 एक $20, टोटल $70। किसी ने रिश्वत नहीं मांगी, कोई भी रूड नहीं था, सबका बिहेवियर अच्छा था, सब फ्रेंडली से थे। इस दौरान जब ये यहाँ पे समय लग रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैं बाहर फर्श पे ही बैठ गया था। कई देर मैंने खड़े होकर इंतजार करा। फिर आप लोग तस्वीर देख पा रहे होंगे, बाहर जो फर्श सा था उधर फर्श पे मैं बैठा रहा। एक दोनों ने अपने जानवर और डाइवर्सिटी की फ़ोटोज़ लगा रखी थी। एरिट्रिया की गज़ेल्स मशहूर है, जो हिरन होते हैं, और बाकी इन्होंने अपने हाथी और जो भी इधर जानवर पाए जाते हैं, कुछ बर्ड्स भी यहाँ के पॉपुलर है एरिट्रिया के, उनकी तस्वीरें लगा रखी थी। और एक होटल है इनका, क्रिस्टल होटल, जो कि काफ़ी मशहूर है। क्रिस्टल होटल की एडवर्टीजमेंट लगा रखी थी बिल्कुल एक पिलर पे इमिग्रेशन वाले एरिया में। हालांकि इमिग्रेशन के काउंटर्स बिल्कुल खाली पड़े थे, क्योंकि फ्लाइट में लोग ही बहुत थोड़े थे, और जितने लोग थे मोस्टली वो एरिट्रियन सिटीजन्स थे। तो उन्हें समय लग भी नहीं रहा था, वो तुरंत निकल चुके थे, वो तो 10 मिनट में जा चुके थे। सिर्फ मैं बचा था और एक फैमिली बची थी। बाहर फर्श पे बैठ के मैंने काफ़ी देर इंतजार करा, लेकिन फाइनली 50-55 मिनट के बाद मैं पैसे भी दे चुका था, सारी चीज़ हो चुकी थी। उन्होंने मेरे को मेरा पासपोर्ट दिया, जिसके अंदर एक स्टिकर वीज़ा चिपकाया एरिट्रिया देश का, और उस पर यूं भी लिखा होता कि भी वैलिड विदाउट फोटो, क्योंकि उन्होंने मेरे से फोटो नहीं ली थी और स्टिकर वीज़ा भी उन्होंने फोटो भी नहीं लगाई। मेरे को मेरा पासपोर्ट मिल गया। इसी समय बीच में एक और इमिग्रेशन ऑफिसर था, जो लास्ट में पासपोर्ट चेक करता है। इमिग्रेशन में जब स्टैंप लग जाती है, जब बाहर निकलने से पहले एक जो लास्ट चेक होता है, कभी कभी कई एयरपोर्ट्स पे करते हैं कि भी आपकी स्टैंप लगी ना, वो वाला जो ऑफिसर था, वो दूर से बोला ए भाई इधर आ। मैं उसके पास गया, मैं बोला हाँ भाई। बोला ए भाई क्या नाम है तेरा? मैं बोला भाई परमवीर नाम है मेरा। क्या हुआ बता?
तेरा सबसे फेवरेट कौन हीरो है बॉलीवुड का? मैं बोला मैं तो नहीं देखता बॉलीवुड, मेरा कोई नहीं है। बोला शाहरुख खान है मेरा, शाहरुख खान, फिर सलमान खान, धर्मेंद्र, सबकी बात करेगा। फिर इतना फ्रेंडली हो गया मेरे साथ, मैं थोड़ी देर से पीछा छुड़ा के फिर वापस आया, क्योंकि तब तक मैंने पासपोर्ट नहीं लिया था, एक बार बीच की बात है। फिर बाद में जब मैंने पासपोर्ट लिया उसने मुझे दोबारा बुला लिया। वो अपनी हिंदी प्रैक्टिस कर रहा था, बोलता मैं 30 सालों से बॉलीवुड देखता हूँ। सिर्फ वो इकलौता आदमी था जिसकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा थी, वो भी पर 40 से फालतू का नहीं था, वो भी 35-40 का था। बोला मैं 30 सालों से बॉलीवुड देख रहा हूँ, और उसकी हिंदी सही में अच्छी थी। मेरे साथ शायद वो अपनी हिंदी प्रैक्टिस करना चाह रहा था, तो बार बार वो हिंदी मेरे से सवाल जवाब कर रहा था। अब एक कमरे में तो 5-6 इमिग्रेशन ऑफिसर्स थे जवान, जो मेरे को वीज़ा इशू करके दे रहे थे। अब मेरे पास वीज़ा आ गया, अब मैं आ गया इमिग्रेशन वाले काउंटर्स पे। 3 ही काउंटर्स थे, और उन 3 काउंटर्स में से 2 लड़कियां बैठी थी एक के काउंटर पे, तीसरे पे एक लड़का था, और वो लड़का उठ के आके भी दूसरी लड़कियों के साथ बातें कर रहा था। वो भी फ्रेंडली लोग थे सारे, इमिग्रेशन वाले बाद वाले भी। तो जो ऑफिसर हिंदी बोल रहा था, जो जिसको बाद में स्टैंप चेक करनी थी, वो उन इमिग्रेशन ऑफिसर्स के साथ मजाक कर रहा है, मेरे साथ मजाक कर रहा है। तो वो उनमें से जो लड़कियां थी इमिग्रेशन ऑफिसर्स, वो बोल रही थी इससे पूछो कि हम कितने सुंदर है, हम कौन सी हीरोइन जैसे लगते हैं। तो एक लड़की उनमें से बोली क्या मैं काजोल जैसी लगती हूँ? तो मैं बोला हाँ आप तो काजोल से भी खूबसूरत हो। वो इतनी खुश होगी। फिर दूसरी बोली मैं रानी मुखर्जी लगती हूँ क्या? मैं बोला हाँ हाँ बिल्कुल लगते हो आप। तो ऐसे सवाल जवाब मेरे से करे जाए। फिर एक और लड़की आई इमिग्रेशन की, खुद से बोली कि भी मैं कैसी लगती हूँ दिखने में? मैं बोला आप सारे बहुत खूबसूरत लगते हो, आप सारे बॉलीवुड स्टार्स लगते हो। वो बड़े खुश हो गए सारे। फिर फाइनली उन्होंने मेरे को स्टैंप किया और बोले वेलकम टू एरिट्रिया। बहुत फ्रेंडली थे सारे इमिग्रेशन ऑफिसर्स। वक्त ज़्यादा लगा नो डाउट, थोड़ी परेशानी हुई, पर ऐसा नहीं है कि किसी ने गलत बर्ताव करा हो। सारे बहुत अच्छे फ्रेंडली लोग थे। पासपोर्ट पर स्टैंप लगती है, बाहर निकलता हूँ मैं, मेरा बैग ही लेना भूल जाता हूँ। फिर मैं बेल्ट पे जाता हूँ, 2 बेल्ट थी, बैगेज बेल्ट, एक बंद कर रखी थी, दूसरी पे मेरा बैग पड़ा था, और उस फैमिली के बैग्स पड़े थे। मैंने मेरा बैग उठाया, बाहर निकला। बाहर मिस्टर तेगेस्ते के जो ये लड़का भेजा था इन्होंने, भाई जो भेजा था, वो मेरे को पिकअप करने के लिए बाहर काफ़ी देर से इंतजार कर रहा था। काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि 1 घंटा जो इमिग्रेशन पे ख़राब हुआ ये एक्सपेक्टेड नहीं था। करते करते बाहर निकलते निकलते मुझे बज गए थे ऑलमोस्ट 11 नहीं बजे थे, 11 से कम ही बजे थे। पर 11 बजे हम यहाँ शहर पहुँच गए थे, लेकिन एयरपोर्ट से शहर ये जो होटल है 8-10 मिनट होगा मुश्किल से। तो बाहर निकलते निकलते शायद 10:45 10:50 हो गए थे, और 11 बजे शार्प में इस होटल में था, चेक इन कर लिया था। अभी वक्त हो गया 11:57, पता ही नहीं चलता टाइम कैसे बीतता है। हालांकि सुबह सुबह की फ्लाइट थी, रात बिल्कुल भी सोया नहीं। पर फाइनली अपन पहुंच गए एरिट्रिया, जिसे कहा जाता है द नॉर्थ कोरिया ऑफ अफ्रीका। हालांकि ऐसा इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि लोगों पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है, इंटरनेट नहीं चलता, सिम कार्ड पे मोबाइल डेटा नहीं है, वाईफाई है कुछ जगह कैफेज में, लेकिन व्हाट्सएप वगैरह बैंड है, वो अलाउड नहीं है। इन डिटेल्स पे बाद में जाएंगे आने वाले दिनों में, आने वाली वीडियोज़ में। पर इसे इटली भी बोला जाता है, इटली ऑफ अफ्रीका। कारण यह कि इधर इटालियंस का राज था, इटली यहाँ पे रूल करता था, और काफ़ी इन्फ्लुएंस है इनका कल्चर इटली से। इनफैक्ट जो अर्बन एरियाज है, अस्मारा जैसे शहर में जो बड़ी उम्र के लोग हैं, काफ़ी लोग इटालियन बोलते हैं समझते भी मिल जाएंगे आपको यहाँ। और जैसा मैंने सुना है जगह जगह यहाँ पे पास्ता और इटालियन कॉफ़ी शॉप्स, पिज़्ज़ास, इटालियन लोगों को खाना है, जगह जगह देखने को मिलेगी ये सारी चीज़ें। तो वही सब देखने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। बढ़िया चीज़ मेरे को क्या लगी कि मतलब शांति है। एयरपोर्ट इनकी कैपिटल सिटी, इतना मतलब केओटिक होते हैं जनरली एयरपोर्ट्स, पर ऐसा कुछ नहीं, फ्रेंडली लोग, शांत बिल्कुल, कोई टूरिस्ट नहीं आता। देख के इतने खुश थे, मज़ा आया यार। मतलब सही में जैसा मैं कहने लगा था ना कि मान लो मैं 5 साल का हो गया, तो मेरे को वो ज़िंदगी याद आ रही है कि मान लो 2002 में जो ज़िंदगी होती थी आसपास, जो नज़ारे दिखते थे, बिल्डिंग्स होती थी, लोग किस तरह बर्ताव करते थे, लोग कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे साइकिलों पे जाते थे, कैसी गाड़ियाँ सड़कों पे दिखती थी, वो नज़ारे देखने को मिल रहे। तो मतलब नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है बहुत ज़्यादा, सच बताऊँ तो। बाकी अपने को ख्याल रखना है कि किसी भी पुलिस मिलिट्री के आगे अपनी वीडियो ना बनाए, और उनकी तो मतलब ही नहीं, गलती से भी नहीं बननी चाहिए। पर इसके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी जासूस घूमते रहते हैं सड़कों पे सिविल यूनिफॉर्म में, जिनका काम ही है कि भी कोई सरकार के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, जो यहाँ के प्रेसिडेंट है, देश में सिर्फ एक ही प्रेसिडेंट रहे अभी तक, पहले और करंट प्रेसिडेंट वही है, साल 1993 से लेके आज तक 32 साल हो गए। तो कोई उनके बारे में बात तो नहीं कर रहा, कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं फैल रहा। तो सड़कों पे बहुत ख्याल रखना पड़ेगा अपने को यहाँ पे। पर एनीवे, थोड़ी सी देर आराम कर लेते हैं, उसके बाद कुछ बाहर चल के खाएंगे पिएंगे, एक्सप्लोर करेंगे हमारा शहर को। मौका लगा, अगर रेस्ट ढंग से होगा तो जिम भी जाएंगे। मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में।